नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिनोफाई चैनल में। आज हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को देखें तो इस सवाल में एक फर्म को 25 लाख रुपए उठाना है मार्केट से। इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि सारा इक्विटी से उठा ले और दूसरा ऑप्शन कि आधा डेट और आधा इक्विटी से उठा ले। फिर कहता है कि इशू प्राइस जो एक्सपेक्टेड है वो है 100 रुपये पर शेयर। फिर एक्सपेक्टेड EBIT भी दे दिया गया है 2.5 लाख और टैक्स रेट है 40%। आपको EPS निकालने बोला है दोनों केस में। तो EPS का फॉर्मूला होता है अफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले अफेश निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लेंगे। तो फार्मूला पुट करेंगे EPS आ जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 में सबसे पहले तो EBIT से शुरुआत करते हैं, क्योंकि EBIT यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 लाख, दोनों केस में 2.5 लाख। इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो EBT निकल के आएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और सिंस यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो यही अफेज भी बन जाएगा। और जैसे हम लोग का अफेज तो यहाँ मिल गया, अब हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो कैपिटल डिवाइड बाय इशू प्राइस किए और हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी मिल गया। जैसे ही अफेश मिल गया और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल गया तो EPS का फॉर्मूला में बैठा दिए अफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मिल गया हम लोग का दोनों केस में EPS। अब इस सवाल में देखें तो इस सवाल में बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड को 50 लाख रुपए उठाना है मार्केट से। तो इसके पास तीन को ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में पूरा शेयर कैपिटल से उठा लेगा 50 का 50 लाख। ऑप्शन नंबर बी में 20 लाख उठाएगा शेयर कैपिटल से, 20 लाख उठाएगा डिवेंचर से और 10 लाख उठाएगा लोन से। और ऑप्शन नंबर सी में 10 लाख शेयर कैपिटल से उठाएगा, 15 लाख डिवेंचर से और 25 लाख लोन से उठाएगा। फिर कहता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 25% है और कॉर्पोरेट टैक्स 50% है। आपको कौन सा अल्टरनेटिव चुनना चाहिए वो बताना है। और उसको कैसे डिसाइड करेंगे? नॉर्मली हम लोग EPS से डिसाइड करते हैं, जिसका EPS ज़्यादा होता है हम लोग वही ऑप्शन चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डिसाइड करने बोला है बाय कंप्यूटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। अब हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल में कितना हम लोग को रिटर्न मिल रहा है, उस बेसिस पे हम लोग को चेक करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव हम लोग को चूज़ करना है। तो वही अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आए। तो इसके लिए तो रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा तीनों केस में। तो तीनों केस में रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पहले तो फार्मूला जाना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? देखिए, रेट ऑफ रिटर्न कि हम लोग को कितना रिटर्न मिल रहा है। तो क्या रिटर्न मिलता है? अफेश मिलता है रिटर्न। तो अफेश डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। इस फार्मूला के लिए दो चीज़ चाहिए, पहला अफेस चाहिए और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो हम लोग को मालूम है कि 50 लाख है। तो अब हम लोग अफेस निकालते हैं। सबसे पहले EBIT से चालू करते हैं। EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 25%। तो 50 लाख का 25% EBIT मिल गया। तो तीनों केस में 12.5 आ जाएगा EBIT। उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑल्टरनेटिव बी ऑल्टरनेटिव सी में रहेगा, क्योंकि उसी में डिवेंचर और लोन है। जैसे ही लेस करेंगे तो मिल जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो टैक्स लेस करेंगे 50% का रेट पे, तो हम लोग को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या अफेश मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग को अफेश मिल गया तो हम लोग फार्मूला पुट करेंगे अफेश बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100 और हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव सी में हम लोग का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, तो हम लोग उसी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। इस सवाल को देखें तो इस सवाल में मॉडर्न केमिकल लिमिटेड को 25 लाख रुपए चाहिए न्यू प्लांट के लिए, और वो सोच रहा है कि वो EBIT जनरेट कर लेगा 5 लाख का। अब उसको 25 लाख उठाना है, उसके लिए तीन ऑप्शन है। वो सोच रहा है कि या तो 2.5 लाख डेट उठाएंगे बाकी इक्विटी शेयर, या 10 लाख डेट उठाएंगे बाकी इक्विटी शेयर, या 15 लाख डेट उठाएंगे बाकी इक्विटी शेयर। फिर कहता है कि कंपनी का जो शेयर है वो अभी 150 रुपये पर चल रहा है, लेकिन ये 125 रुपये पर गिर जाएगा अगर हम लोग 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बोरो कर लिए, यानी कि डेट उठा लिए। अब फिर यहाँ कहता है कि जो भी फंड हम लोग बोरो करेंगे यानी कि जो भी डेट उठाएंगे उसका क्या रेट होगा। तो कहता है कि 2.5 लाख रुपए तक 10%, फिर 2.5 लाख से 10 लाख तक 15%, और 10 लाख के ऊपर अगर होगा तो 20%। इसका मतलब यहाँ स्लैब रेट के अनुसार से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है। और फिर आपको टैक्स रेट दिया है 50%। आपको पूछ रहा है कि कौन सा कंपनी को चूज़ करना चाहिए ऑल्टरनेटिव। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोग को मालूम है कि जो भी ऑल्टरनेटिव का EPS ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग वही ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग EPS निकालेंगे तीनों केस में, जिसका ज़्यादा होगा हम लोग को वही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो EPS का क्या फॉर्मूला होता है? अफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले अफेश निकाल लेते हैं। अफेश के लिए सबसे पहले EBIT से शुरुआत करते हैं। EBIT हम लोग का दिया हुआ है 5 लाख। तो 5 लाख EBIT, उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या अब यहाँ पर स्लैब रेट के अनुसार से था। पहला ऑल्टरनेटिव में हम लोग का डेट है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तक तो 10% था, तो 2.5 लाख का 10% 25,000, ये हो गया इंटरेस्ट ऑल्टरनेटिव 1 का। ऑल्टरनेटिव 2 में हम लोग 10 लाख का डेट उठाए हैं। तो पहला 2.5 लाख पे 10%, बाकी बचा 7.5 लाख पे 15%।
तो ये इंटरेस्ट निकल के आएगा अल्टरनेटिव 2 का। अल्टरनेटिव 3 का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अल्टरनेटिव 3 में हम लोग 15 लाख का डेट उठाए हैं, तो पहला 2.5 लाख पे 10%, फिर 7.5 लाख पे 15% और बाकी बचा 5 लाख पे 20%। तो ऐसे इंटरेस्ट निकल के आया तीनों का। जैसे इंटरेस्ट निकल के आया तो हम लोगों को ईबीटी मिल गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। टैक्स लेस कर दिए 50% के हिसाब से, तो हम लोगों को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया। अब सिंस यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो यही हम लोग का अफेश भी बन जाता है। सिंस हम लोग का अफेश मिल गया, तो अब हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए ईपीएस निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है? जितना कैपिटल है डिवाइडेड बाय कितना इशू प्राइस होगा। तो जितना इक्विटी कैपिटल है उसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से, पहला अल्टरनेटिव में। और दूसरा अल्टरनेटिव में हम लोग 150 से डिवाइड किए हैं। 150 क्यों डिवाइड किए हैं? 150 से इसलिए क्योंकि 150 ही इशू प्राइस है। लेकिन अल्टरनेटिव 3 में हम लोग 125 से डिवाइड किए हैं, वो इसलिए क्योंकि अल्टरनेटिव 3 में हम लोग जो डेट उठाए हैं वो 15 लाख का है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 लाख से ऊपर अगर डेट उठाएंगे तो अब हम लोगों का जो मार्केट प्राइस है, जो इशू प्राइस है, वो घट के 125 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 125 से डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम लोग इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट प्राइस से क्यों डिवाइड किए हैं? क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव हम लोग को चूज़ करना है फॉर फाइनेंसिंग। हम लोग को पैसा उठाना है अभी, तो पैसा उठाएंगे तो किस रेट पे उठाएंगे? जो मार्केट पे रेट चल रहा होगा उसी रेट पे उठाएंगे, तो वैसी रेट पे हम लोग इशू करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इशू प्राइस ही सेलिंग प्राइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है कि एक्स कंपनी लिमिटेड को अपने प्रोजेक्ट के लिए 100 लाख रुपए उठाना है। उसके लिए वो 3 प्लान बनाया हुआ है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए में कहता है कि 50 लाख उठाएंगे इक्विटी से और 50 लाख उठाएंगे डिवेंचर से। प्लान बी में कहता है कि 34 लाख उठाएंगे हम लोग इक्विटी से, 66 लाख उठाएंगे डिवेंचर से। और उसी तरह से प्लान सी भी बनाया है। फिर कहता है कि पहला 3 साल के लिए जो सेल है वो होगा 100 लाख, 125 लाख और 150 लाख, जिसमें कि ईबीआईटी हम लोग कमाएंगे 10%, 10% प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 50%। आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है तीनों ऑल्टरनेटिव का और तीनों साल के लिए, और फिर आपको देखना है कि कौन सा प्रपोजल हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब हम लोगों को तीनों प्लान में पहला 3 साल का देखना है ईपीएस कितना आ रहा है। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों में बना दीजिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में। अब स्टार्ट करते हैं सीधा अफेश निकालने में। अफेश निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे, बस ईपीएस का फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ईपीएस निकल के आ जाएगा। जिस साल का भी ईपीएस ज़्यादा रहेगा जिस प्लान में भी, तो उस प्लान को हम लोग ऑप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी से। हम लोगों को मालूम है कि ईबीआईटी कितना है? 10%, 10% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर तीनों साल का सेल्स अलग अलग है और ईबीआईटी सेल का 10% है। तो तीनों साल का सेल का 10% हम लोग लिख देंगे ईबीआईटी। तो इसी तरह से ईबीआईटी निकल जाएगा। ईयर 1 का ईबीआईटी आएगा 10 लाख। तो तीनों प्लान में ईबीआईटी ईयर 1 में 10 लाख आएगा, ईयर 2 में 12.5 है ईबीआईटी, तो तीनों प्लान में 12.5 ही होगा। फिर ईयर 3 में ईबीआईटी है 15, यानी 150 लाख का 10%, 15 लाख। तो ये 15 लाख तीनों प्लान में होगा ईयर 3 में। फिर इससे लेस कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जितना डिवेंचर है डिवेंचर पर 8% इंटरेस्ट डाल देंगे। इंटरेस्ट लेस करेंगे, जैसे इंटरेस्ट लेस करेंगे तो ईबीटी निकल के आएगा। ईबीटी के बाद हम लोग टैक्स लेस कर देंगे, टैक्स लेस करेंगे तो ईएटी मिल जाएगा और अफेश मिल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो यहाँ इशू प्राइस दिया वही है, अगर आप देखेंगे तो जब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लिखा हुआ है तो वहाँ पर इक्विटी 100 रुपये पर शेयर है। तो हम लोग को शेयर प्राइस मिल गया है। अब हम लोगों को कैपिटल देखना है, तो तीनों केस में कैपिटल तो दिया हुआ है। इक्विटी कैपिटल 50 लाख, इक्विटी कैपिटल 34 लाख, इक्विटी कैपिटल 25 लाख। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग अगर 100 रुपये पर शेयर से, तो हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा। तो जैसे ही हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा तो ईपीएस का फॉर्मूला बैठा देंगे। ईपीएस का फॉर्मूला होता है अफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो जैसे ही हम लोग का ईपीएस निकल जाएगा तो जिस भी प्लान का तीनों साल में अच्छा ईपीएस होगा उसी प्लान को हम लोग चूज़ करेंगे और कंपनी को रिकमेंड कर देंगे। अब इस सवाल को देखें तो इस सवाल में कहता है कि अल्फा लिमिटेड को 60 लाख रुपए चाहिए, तो वो दो अल्टरनेटिव से फाइनेंस कर सकता है। पहला अल्टरनेटिव है कि सारा ही सारा इक्विटी से उठा लो, और दूसरा अल्टरनेटिव है कि डेट और इक्विटी से उठाओ, लेकिन रेशियो होगा 2:1। इसका मतलब कि 40 लाख उठाओ डेट से और इक्विटी से उठा लो 20 लाख। फिर कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 18% पर एनम होगा डेट पे, और 2 लाख इक्विटी शेयर होगा 10 रुपये ईच करके। कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा 40%। हम लोगों को इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है दोनों अल्टरनेटिव के बीच में। तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंपनी इनडिफरेंट हो जाए। इनडिफरेंट हो जाए किसके लिए? दो ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। तो हम लोग ऑप्शन चूज़ कैसे करते हैं? जिसका ईपीएस ज़्यादा होता है उसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जब ईपीएस ही बराबर हो जाएगा
तो हम लोग इनडिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसा EBIT जहाँ पर EPS सेम हो जाए, ऐसा EBIT जहाँ पर EPS सेम हो जाए दोनों ऑल्टरनेटिव में, तो उस केस में हम लोग इनडिफरेंट हो जाते हैं। तो वही इनडिफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग को इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है दोनों ऑल्टरनेटिव के बीच में। तो सबसे पहले EPS का फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला में EBIT को x मान लेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव ए में जब हम लोग 60 लाख बस इक्विटी से उठा रहे हैं, तो इस केस में हम लोग EPS का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो उस बेसिस पे हम लोग निकाले हैं EPS। यहाँ पर EBIT को x मान लिए हैं। अब ऑल्टरनेटिव बी में भी हम लोग को EBIT को x मान करके EPS निकालेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब दोनों में हम लोग को x मिल गया है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे हम लोग को x निकल के आएगा 10,80,000, मतलब यही इंडिफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट में हम लोग इंडिफरेंट हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। अब इस सवाल में भी इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है दो ऑल्टरनेटिव के बीच में। दो ऑल्टरनेटिव क्या है, पहला ऑल्टरनेटिव है कि 6 लाख उठाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल और 4 लाख उठाएंगे डिवेंचर। दूसरा ऑल्टरनेटिव कहता है कि 4 लाख उठाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 लाख उठाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 4 लाख उठाएंगे डिवेंचर। हम लोग को निकालना है ऐसा EBIT जहाँ पर EPS सेम हो जाए। फिर कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 35% और पार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 10 रुपये इन ईच केस। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोनों में EPS का फॉर्मूला बैठाएंगे और वहाँ EBIT को x मान लेंगे। तो दोनों केस में दोनों ऑल्टरनेटिव में हम लोग वही किए हैं। अब पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, तो वहाँ पर हम लोग लेस नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लेस करेंगे क्योंकि फार्मूला में लेस करना है। तो लेस किए और दोनों में EPS निकाले हैं x का टर्म्स में। यहाँ पर EBIT को x मान लिए हैं। अब जैसे EBIT को x मान लिए हैं तो दोनों इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो x निकल के आ जाता है। जितना x निकल के आया वही EBIT ऐसा है जहाँ पर कंपनी इनडिफरेंट हो जाएगा दो ऑल्टरनेटिव चूज करने में। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि इक्विपमेंट कंपनी का EBIT है 10 मिलियन, आउटस्टैंडिंग डेट है 20 मिलियन और कॉस्ट है 7%। डेट का कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट है 7%। पहला पार्ट में बोलता है कि नेट इनकम अप्रोच और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%। इसको यूज़ करके आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है और KO निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फर्म का डेट इक्विटी रेशियो भी निकालना है। और फिर दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट में हम लोगों को वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है यानी KO। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको एक स्पेशल तरीके से हम लोग डील करते हैं। वो चीज़ मैंने रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया है, वहाँ आप जरूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय KE। अब EBIT यहाँ पर दिया हुआ था 10 मिलियन और इंटरेस्ट हम लोग के पास दिया हुआ है 20 मिलियन का 7%। तो 20 मिलियन का 7% 1.4 होता है और डिवाइड बाय KE। अब KE भी दिया हुआ है 12.5%, तो 0.125 आ गया। तो इससे हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आया 68.8 मिलियन। अब सिंस यहाँ पर वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मिलियन, तो और हम लोग को मालूम है कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना था तो हम लोग निकाल दिया 88.8 मिलियन। अब सिंस हम लोग को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था यानी KO निकालना था, तो वैल्यू ऑफ फर्म का तो फॉर्मूला ही होता है EBIT बाय KO, और हम लोग को वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ गया 88.8 मिलियन। तो EBIT बाय KO इज इक्वल टू 88.8 मिलियन। तो KO हम लोग ऐसे निकाल लेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे तो KO निकल के आ जाएगा 11.26%। इसके बाद हम लोग डेट इक्विटी रेशियो निकालने बोला था, तो डेट तो निकल के आ गया, वैल्यू ऑफ डेट 20 मिलियन और वैल्यू ऑफ इक्विटी 68.8 मिलियन। तो डिवाइड कर दिए 20 बाय 68.8, तो डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि ये अज्यूम करो कि फर्म एडिशनल 10 मिलियन डेट उठाएगा, यानी कि पहले तो 20 मिलियन का डेट था, ऊपर से और 10 मिलियन उठाएगा डेट, और जो भी पैसा मिलेगा उससे जो स्टॉक है उसको रिटायर कर देगा, यानी कि स्टॉक को हटा देगा। फिर कहता है कि इंटरेस्ट रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम ही रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो अब निकालने बोलता है हम लोगों को टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KO, और फिर बोलता है कि फर्म का डेट इक्विटी रेशियो भी निकालो। तो जैसा पहला पार्ट था वैसे ही दूसरा पार्ट है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि यहाँ पर जो डेट है वो 10 मिलियन से बढ़ गया है बस, और तो कुछ चेंजेस भी नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट बाय KE। तो ऐसे ही निकाले, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन का पहला पार्ट में हम लोग जो इंटरेस्ट निकाले थे वो 20 मिलियन पे निकाले थे, लेकिन यहाँ पर 30 मिलियन पे इंटरेस्ट निकालेंगे बस, EBIT माइनस इंटरेस्ट बाय KE।
तो हम लोग का निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी 63.2 मिलियन। अब वैल्यू ऑफ डेट तो बोला चेंज हो गया है, 20 मिलियन की जगह 30 मिलियन हो गया है, तो मालूम चल गया वैल्यू ऑफ डेट 30 मिलियन है। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, तो दोनों को जोड़ दिए तो 93.2 मिलियन आ गया वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है EBIT बाय KO, इससे KO निकल के आ जाएगा, और हम लोग को KO निकालना था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद रखिएगा कि KO हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, तो इसलिए इंटू करते हैं 100 से, 100 से। फिर डेट इक्विटी रेशियो भी निकालने बोला था, तो डेट तो पता है और इक्विटी भी पता है, तो डेट इक्विटी रेशियो निकाल दिए। अब ये सवाल वेरी वेरी इजी है। यहाँ पर आपको EBIT दे दिया है 5 लाख। अब बोल रहा है कि डिबेंचर 20 लाख का है 10% वाला, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी KE 16% है। आपको निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, और वैल्यू ऑफ फर्म से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेना है, यानी KO निकाल लेना है। तो निकालते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट बाय KE। यहाँ पर EBIT दिया हुआ है 5 लाख, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट 20 लाख का 10% 2 लाख, और KE दिया हुआ है 16% यानी 0.16। तो निकल के आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट तो सीधा सीधा दिया हुआ है 20 लाख, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो 3875,000। अब वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है EBIT बाय KO, तो इससे KO निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा KO परसेंटेज में लाना है तो इंटू करेंगे 100 से, तो 5 लाख बाय 3875,000 इंटू 100 12.90। अब इस सवाल में देखें तो इस सवाल में कहता है कि ABC कंपनी लिमिटेड के पास 2.5 लाख का कैपिटल है। अब 2.5 लाख का कैपिटल को वो स्ट्रक्चर करना चाहता है कि कितना उसको डेट रखना है और कितना उसको इक्विटी रखना है। तो कितना वो डेट रखना चाहता है उसका सारा दे दिया है कि 50 लाख, 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख, अलग अलग ऑप्शन में इतना सारा वो डेट रखेगा। इसका मतलब कि जो बाकी बचा होगा वो इक्विटी रखेगा। तो डेट का अमाउंट मिल गया और इक्विटी का भी अमाउंट मिल गया सारे ऑप्शन में। और KD भी दिया हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इसका मतलब कि KD दिया हुआ कॉस्ट ऑफ डेट। फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका मतलब कि KE दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो डेट भी दिया हुआ है, इक्विटी भी दिया हुआ है, KD दिया हुआ है, KE दिया हुआ है। हम लोग को वैक निकालना है। कैसे निकालना है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में ये सीखे हुए हैं। तो अब हम लोग इसी प्रकार से वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। जैसे ही हम लोगों का निकल के आ जाएगा तो हम लोग उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे जो ऑप्शन सबसे कम कॉस्ट वाला होगा। तो सबसे कम कॉस्ट वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अल्टरनेटिव 3 में देखिए 9.8% ही कॉस्ट लग रहा है, तो वो सबसे कम कॉस्ट है, तो उसी को हम लोग रिकमेंड करेंगे। तो वी रिकमेंड द कंपनी टू ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव 3, जिसमें डेट 1 लाख होगा और इक्विटी होगा 1.5 लाख, सिंस इट रिजल्ट्स इन मिनिमम कॉस्ट ऑफ 9.8% ओनली। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे आप एक बार पॉज करके देख लें। अब इस क्वेश्चन में मिड ईयर इंटरप्राइज का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन में कहता है कि ये डेट फ्री कंपनी है, इसमें डेट नहीं है, बस इक्विटी वाला कंपनी है। EBIT इसमें 24 लाख है, और EBIT ओवरनाइट चेंज भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि मिड ईयर जो है वो नो ग्रोथ सिचुएशन में है, अभी टैक्स है नहीं, और ये जितना भी इनकम कमाता है वो डिविडेंड के तौर पर दे देता है। ये अगर डेट उठाएगा तो ये बोरो करेगा 8% पे, इसका मतलब कि KD इक्वल टू 8% है। इसके बाद कहता है कि अगर ये मनी रेज किया बाय सेलिंग डेट तो उसको ये यूज़ करेगा फॉर रिटायरिंग कॉमन स्टॉक। और फिर कहता है कि जो भी शेयर होल्डर है उसको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए 12%, इसका मतलब कि KE इज इक्वल टू 12% है। अब आपको मोदी गिलानी मिलर मॉडल के अनुसार से 3 चीज़ निकालना है। पहला कि मार्केट वैल्यू क्या है फर्म का, फिर इक्विटी का क्या वैल्यू है, और फर्म का कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है अगर लेवरेज्ड फर्म है तो। लेवरेज्ड फर्म का क्या मतलब होता है? ऐसा फर्म जिसमें कि डेट भी हो इक्विटी भी हो। खाली इक्विटी रहेगा तो वो लेवरेज फर्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रिस्क नहीं होगा। डेट जब आता है तब रिस्क आता है, और जब रिस्क आता है तभी तो लेवरेज होता है। तो लेवरेज फर्म वो फर्म होता है जिसमें कि डेट भी रहता है। तो यहाँ 3 चीज़ निकालने बोला है। पहला निकालने बोला है फर्म का वैल्यू, दूसरा बोला है इक्विटी का वैल्यू, और तीसरा बोला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो लेवरेज फर्म का। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग को मालूम है वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT बाय KO। अब यहाँ पर EBIT दिया हुआ है 24 लाख, लेकिन यहाँ पर KO नहीं दिया हुआ है। तो KO क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी रहता है, कॉस्ट ऑफ डेट भी रहता है, जोड़ के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो डेट है ही नहीं। क्वेश्चन का पहला लाइन में ही कह दिया है इट इज़ एन ऑल इक्विटी कंपनी, इसमें डेट नहीं है, बस इक्विटी ही इक्विटी है। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा? जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही ओवरऑल कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर 12% दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग ओवरऑल कॉस्ट मान लेंगे, KO मान लेंगे 0.12। तो इस प्रकार से वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आता है 2 करोड़। अब हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी यहीं से निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ फर्म 2 करोड़ है, अब वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 करोड़, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गया
2 करोड़ माइनस 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़। अब तीसरा बोला था कि लेवरेज्ड फर्म का कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ। लेवरेज्ड फर्म का मतलब कि जब वो डेट उठा लेगा, अभी तो ऑल इक्विटी कंपनी है, लेकिन अगर डेट उठा लेगा तो उसका क्या केस होगा। तो इसका फार्मूला दिया गया एमएम मॉडल में के ई एल, यानी कि कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू के ई यू प्लस के ई यू माइनस के डी इंटू डेट बाय इक्विटी। यहाँ पर के ई एल है कॉस्ट ऑफ लेवरेज फर्म और के ई यू है कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज फर्म। तो कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज फर्म तो हम लोग को मालूम है 12% है। अभी तो सोचे थे ओवरऑल कॉस्ट कितना है 12%, तो 12% है के ई यू। अब क्वेश्चन में के डी का वैल्यू भी दिया हुआ 8%। इसके बाद क्या फार्मूला था के ई यू प्लस के यू माइनस के डी इंटू डेट बाई इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी निकाले थे 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ इजिकल टू 1 करोड़, और वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 1 करोड़। तो दोनों 1 करोड़ करके है, तो डेट बाई इक्विटी क्या होगा 1/1। तो बस इंटू कर दिए, फार्मूला पुट करके निकल के आ गया 16% कॉस्ट ऑफ लेवरेज फर्म। इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में दो फर्म है आशी और पूजे, दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन आशी में कोई भी डेट यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब कि ये अनलेवरेज फर्म है, इसमें कोई रिस्क ही इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि डेट ही नहीं है। लेकिन पूजे हैज़ 8 लैक्स डिवेंचर्स, यानी कि 8 लाख का डिवेंचर है। पूजे में डिवेंचर है लेकिन आशी में डिवेंचर नहीं है। इसका मतलब कि आशी जो है वो अनलेवरेज्ड फर्म है और पूजे जो है वो लेवरेज्ड फर्म है। फिर कहता है कि दोनों फर्म का EBIT है 2,60,000 पर एनम और कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। इसका मतलब कि KE है 10%। आपको एज्यूम करना है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% होगा, आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ आशी जो है वो अनलेवरेज फर्म का फार्मूला से निकलेगा और वैल्यू ऑफ पूजे जो है वो लेवरेज फर्म का फार्मूला से निकलेगा। तो दोनों का फार्मूला हम लोग को मालूम है MM मॉडल के अंदर। तो अनलेवरेज फर्म का क्या फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म इज इक्वल टू EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय KO ओवरऑल कॉस्ट। तो अब अनलेवरेज फर्म में KE ही KO होता है क्योंकि यहाँ तो डेट है ही नहीं, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% दिया हुआ है, तो यही ओवरऑल कॉस्ट होगा। तो फार्मूला पुट किया, आ गया हम लोग का वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म। अब वैल्यू ऑफ लेवरेज फर्म का फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म प्लस डिवेंचर इंटू टैक्स रेट। और बस इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये सारा फार्मूला को डिराइव किए हैं हम लोग इसके रिवीजन वीडियो में, तो रिवीजन वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ हमने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।